Good afternoon to all the dearest one. In the previous class of our journey of bonding and molecular structure, हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, आपने देखा था फॉर्मल चार्ज मैंने पढ़ाई थी आपको। मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ाए थे और इससे पहले हमने लिया था कॉजल एंड लिविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये आपको याद है? कॉजल एंड लिविस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग का हमने कर लिया था। आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम डिटेल में बताने वाले हैं कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, आप सब हेडिंग डालेंगे कॉपी में, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एक ही बात है, मतलब आयोनिक कहो आप उसको या इलेक्ट्रोवैलेंट कहो, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो अपन लिख रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सिंपल डेफिनेशन जो बताई जाती है, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है और इस साल भी मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि बनता है कैसे? बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। तो अपन जब स्टार्ट ही कर रहे हैं वो टॉपिक, तो अपन एक डेफिनेशन छोटी सी डाल देंगे। इट इज़ द बॉन्ड, सब लोग साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना काम होए और ज़्यादा से ज़्यादा अपन कवर करें टॉपिक को। इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड by transference of electrons, which is formed by transference of electrons from one atom to an other, है ना। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपने 10th में भी पढ़ी थी, इस साल भी मैंने आपको बताई थी NaCl का फॉर्मेशन। वो बॉन्ड जो बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, अब एक एटम से दूसरा एटम उसको ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। और कॉजल और लिविस अप्रोच ने ये पूरा डिटेल में हमें बता चुके हैं। हम अभी हम एक हेडिंग डालेंगे, इसी के अंदर साइड हेडिंग एक डलेगी हमारी, उसमें लिखा होगा कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, मतलब क्या क्या कंडीशन हमें देखना है ताकि हमारा आयोनिक बॉन्ड जो है वो अच्छी तरह बन जाए। तो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड बनाने की क्या क्या कंडीशन है पहले ज़रा समझ लेंगे, फिर अपन लिख लेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, है ना। मेटल वो चीज़ होती है जिसके आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमें आयोनिक बॉन्ड अच्छा बनाना है तो हमें सबसे पहले देखना है कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी निकल रहा है बाहर। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल में से, जब ही नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए एक पैरामीटर है, एक टर्म है केमिस्ट्री में जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटाइन। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होएगी उतना ही आसानी से आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, कैटाइन बन जाएगा हमारे पास। और कैटाइन बाहर जाने से फ़ायदा क्या होगा उसको, कि जो कैटाइन बनेगा उसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड? तो पहली कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पर, द फर्स्ट कंडीशन 1, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहला कंडीशन है किसी भी अच्छे बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनाने की, कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। और अगर किसी को अभी भी ज़रा सा डाउट है, जबकि हमारा आप सबको पता है कि अपना चैप्टर 3 भी चल रहा है साथ में, तो वो चैप्टर 3 में हमने ये बता दिया था, लेकिन जब भी अपन एक शॉर्ट में लिख सकते हैं IE करके, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, हमेशा याद रखिए ये वर्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक कभी नहीं होता। एनर्जी चाहिए होती, किसी को बाहर फेंकना है, किसी बच्चे को क्लास से बाहर करना है, अगर वो नहीं जा रहा है तो अपन को थोड़ा पुश करके उसको बाहर भेजना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी किसी को बाहर निकालना है तो हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम में से, तो ये अंडरलाइन करिए रिक्वायर्ड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the electron, to remove the electron from the atom and form a cation, है ना, from the atom and form a cation। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी की शॉर्ट वाली। और
इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ गुड आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड लिखा था ना यहाँ, आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, लाइक कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड बोथ आर करेक्ट। तो फर्स्ट इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी आप डिपेक्ट कर दो तो आपको और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल जैसे क्या डिपेक्ट कर दो आप, जैसे सोडियम है, आपको पता है ये एक बढ़िया मेटल है, 281 है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल जाएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, 28। 28 का किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 28 नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन देने में दो फायदे हैं, एक तो एटम स्टेबल हो गया बाय फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव कैटाइन, और एक वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल उससे ले लेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल द वन that the first condition for formation of a good ionic compound or bond, low ionization energy. Now let us move to the next factor or the condition which are which govern the formation of ionic compound. The second condition is, देखो सेकंड कंडीशन भी पूरा चैप्टर 2 में आ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी पहचानी जाती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी पहचानी जाती है। ये दोनों में से कोई सा भी नाम लो, उसका सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कि कितनी एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अच्छा, लेने के लिए कोई देने वाला होना चाहिए। तो ऐसे बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन कहीं से मतलब ऐसे जम करके नहीं आएगा। तो क्योंकि आपने अभी देखा कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया जब ही नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। द ईज ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन तो समझ ही आ रहा है, गेन गेन करना, ले लेना, एंथैल्पी यानी एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहना है तो मोर नेगेटिव कहना पड़ेगा। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इजीली कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में कहना है तो आपको हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहना होगा। मैं दोनों लिख देती हूँ। तो सेकंड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड अपन लिखेंगे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा अपन ने, उसका सिंबल E भी कर सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल है डेल्टा H यानी एंथैल्पी यानी एनर्जी, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन। तो डेल्टा H EG कहीं भी दिखेगा आपको तो आप फौरन समझ जाएंगे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें मैं लिख रही हूँ आपको यहाँ पर इसका छोटा सा डेफिनेशन इसका भी लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ये बेटा याद रखेंगे आप, नॉर्मल वे में एनर्जी रिलीज होती है, कहीं कहीं मतलब एक इसमें बड़ा स्पेशल बात है, अभी लिख दूंगी बाद में कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बट कहीं कहीं आपको आगे केसेस बताऊंगी मैं जहां पर वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम, कोई भी एटम, अच्छा आइसोलेटेड एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, टू फॉर्म द एनाइन। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एनाइन। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज अगेन अ वेरी गुड कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ गुड और अ स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। अब इसको भी मैं डिपेक्ट कर देती हूँ एक एग्जाम्पल से आपके लिए। जैसे Cl है आपके पास, आप सब जानते हैं Cl एक नॉन मेटल है जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। जब ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा, जो सोडियम ने इसको दिया है, तो ये हो जाएगा Cl नेगेटिव, ये आपका एनायन बन गया और इसमें 288 है ना, ये एनायन में आपका 288 आ गया ये। और इस तरह से हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने हमें बनवा दिया आयोनिक बॉन्ड। तो ये दो कंडीशन आपके दिमाग में आ गई, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप ध्यान से समझिए, आपने Na पॉजिटिव बना लिया या कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड, जैसे मैं सिंपल वाला दे दी, सबसे बढ़िया आयोनिक कंपाउंड है NaCl, Na पॉजिटिव आपका बन गया, फिर आपका Cl नेगेटिव बन गया। अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे
बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो सबसे मेन फैक्टर है आयोनिक बॉन्ड बनाने का लैटिस एनर्जी, LATTICE, लैटिस एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है, लैटिस का मतलब होता है घर, क्रिस्टल का घर, एक्चुअली इनका एक घर होता है। उस घर में अगर कभी तुम देखो ना NaCl के घर में अपन जाएं अगर, तो अपन क्या देखेंगे, एक सोडियम आयन है, उसके आसपास 6 Cl हैं 3D में, एक Cl नेगेटिव आयन है, उसके आसपास 6 Na पॉजिटिव 3D अरेंजमेंट में अरेंज है। ये उनका घर होता है। तो जितना एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतना ही अच्छा घर में वो स्टेबल रहेंगे। तो क्या कहेंगे अपन, थर्ड फैक्टर जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का है वो क्या है, हाई लैटिस एनर्जी। व्हाट इज द लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज व्हेन द कैटायन एंड एनायन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। उसके दो तरह की डेफिनेशन होती हैं, बड़ा स्पेशल है ये। बनाने के लिए भी लैटिस एनर्जी कह सकते हैं और तोड़ने के लिए भी। अगर NaCl को तोड़ा आपने तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा। इसके लिए लैटिस एनर्जी में कहा जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड। जब कोई बॉन्ड किसी कंपाउंड को तोड़ना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। या Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द बॉन्ड व्हेनेवर, मतलब मैं बताऊं क्या बता रही हूँ, सिंपल सी बात है, ट्रिक है, याद रखना। कभी भी कोई चीज़ फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव एनर्जी, कोई चीज़ बनाई जा रही है। जब कोई चीज़ बनाई जाती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी आ जाती है। और कब जैसे कहते हैं तोड़ फोड़ करना, जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस वक्त एनर्जी, इंसान की नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस थिंग। तो इस तरह से याद रखो आप कि लैटिस एनर्जी को अपन दो तरीक़ों से कह सकते हैं, या तो बनाने वाली एनर्जी, कैटायन एनायन को मिलाया और बना दिया, इस वक्त एनर्जी रिलीज कहेंगे आप। या तोड़ने की एनर्जी कि NaCl को तोड़ के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कर दिया, इस वक्त आप क्या कहेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड। बट अभी अपन जैसे जब कंडीशन पढ़ना है तो मैं यहाँ पर जनरल कंडीशन लिखूंगी, उसमें मैं लिखूंगी हाई लैटिस एनर्जी एंड देन आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑल्सो। तो हाई, थर्ड पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन और द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के वहाँ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी की। LE लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज, ये मैं अभी वाली लिखवा रही हूँ, फिर एक और लिखवा दूंगी जो NCERT में दूसरी लिखी है वो तोड़ने वाली। इज द एनर्जी रिलीज व्हेन Na पॉजिटिव मैंने कहा, वरना जनरली कोई से भी कैटाइन, यहाँ पर अपन ने NaCl लिया है इसलिए Na पॉजिटिव कह रहे हैं। व्हेन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, when Na positive and Cl negative ions unite together, क्या करेंगे, यूनाइट टुगेदर करके टू फॉर्म NaCl। जितनी एनर्जी रिलीज होएगी उतना ही स्टेबिलिटी आएगी। मतलब हर ही सिस्टम में, पूरी दुनिया इसी सिस्टम पे चल रही है, एनर्जी रिलीज पे चल रही है। जितना एनर्जी रिलीज होएगी किसी भी सिस्टम की, जैसे अपन खाना खाते हैं, अगर अपन एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। अगर हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं पूरे टाइम, हम जितना मतलब हम ले रहे हैं कैलोरीज उतना ही हम बर्न कर रहे हैं, तो हमारी स्टेबल बॉडी रहेगी, यानी एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। कैन यू रिवाइज? फर्स्ट लो IE, सेकेंड हाई EA, थर्ड हाई LE। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल द वन विच आर सिटिंग इन माई क्लास, और उनको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा। अब आप एक काम करेंगे, एक स्टार लगा के लिख लेंगे जो मैंने अभी बोला था ना आपसे, वो आप लिख लेंगे जो मैंने कहा था कि अभी लिखवा दूंगी मैं आपको। वी विल राइट टुगेदर व्हाट वी हैव टू राइट हियर। अपन लिख रहे हैं IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, है ना, एनर्जी चाहिए, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आई थिंक आपको सबको पता है क्लास 10 से, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक वाइल, वहीं पर उसी लाइन में, वाइल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन सम केसेस वो हम पढ़ेंगे बाद में, बल्कि हम थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा है, अपन सब जानते हैं कि हमारा जो रजिस्टर्ड ग्रुप है बच्चों का, वो उनके वहाँ चैप्टर 3 चल रहा है, उसमें हम ये पूरी डिटेल बता रहे हैं और बताते जाएंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन IE जो है हमारी वो हमेशा एंडोथर्मिक है। अब आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शनल केस दे रही हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री इज एन अमलगम ऑफ एक्सेप्शनल केसेस वेयर always in IIT, JEE and NEET exam, all the exceptional cases come in the form of
अ वेरी वेरी गुड एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब क्या हुई ये बात, ये इंट्रोडक्शन किस बात का है? ये इंट्रोडक्शन उस बात का है कि अभी मैंने आपसे बोला है और आपको हर टीचर ने ये पढ़ाया होगा कि आयोनिक कंपाउंड बनने के लिए एक मेटल चाहिए होता है और एक नॉन मेटल, बट वी हैव एन एक्सेप्शनल कंपाउंड, अ वेरी वेरी गुड कंपाउंड वेयर बोथ आर मेटल्स। आप हैरत करोगे, सॉरी, बोथ आर नॉन मेटल्स, मतलब मेटल नॉन मेटल नहीं, दोनों नॉन मेटल है लेकिन कंपाउंड आयोनिक बन गया। तो अपन एक स्टार लगाएंगे यहाँ पर और उस स्टार में ये चीज़ अपन लिख रहे हैं। लेट अस राइट इन स्टार। इस स्टार में आप लिखेंगे जनरली ionic compounds, generally ionic compounds are formed by the combination of metals and non-metals, है ना, by the combination of metals and non-metals। बट अब मैं अलग पेन यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास अलग पेन है तो आप अलग कर लें, नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं हों, कोई बात नहीं, आप उसको अंडरलाइन बाद में कर लीजिएगा। बट देर इज़ एन एक्सेप्शनल केस, देर इज़ एन एक्सेप्शन, ब्रैकेट में अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? N, देखो अमोनिया NH3 होता है, उसमें एक H बढ़ा दो, NH4 पॉजिटिव। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम आयन, यानी NH4Cl मान लो, अमोनियम आयन यानी NH4Cl। सो जनरली आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, अमोनियम आयन which is made up of both non-metals, made up of both non-metals. So please all of you write down this example. Is a very good example, you have to remember it always. Okay, अब इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवाना चाह रही हूँ। लेटेस्ट एनर्जी की कौन सी डेफिनेशन? another one which is given in your book. What is your book? NCERT book. So can we write a question here? We can write that definition in the form of question. Define, एक वहाँ पर लिखी हुई है जहाँ पर मैंने कंडीशन बताई थी, उससे कोई टेंशन नहीं है। डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। नाउ वी विल राइट टुगेदर द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is defined as the energy required, मतलब जो चाहिए, मैंने कहा था ना तोड़ने के लिए, as the energy required to completely separate, अलग कर देना, to completely separate 1 mole of ionic solid, 1 mole of ionic solid, कोई सा भी सॉलिड हो सकता है, वो नमक हो सकता है, वो NaBr हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगेन इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बेटा अंडरलाइन कर लो आप, टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, है ना, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। और एक एग्जाम्पल भी डाल दो नीचे, सपोज आई हैव NaCl, जब NaCl ब्रेक होके जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? एंडोथर्मिक। प्लीज रिमेंबर द साइन, वेन एवर इट इज पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज एंडोथर्मिक, वेन एवर इट इज नेगेटिव इट इज एनर्जी रिलीज, दैट इज एक्सोथर्मिक। द डिटेल विल बी इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है ना उसके अंदर अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अब एक बात मैं कंक्लूजन बताऊं इस पूरी बात का। जैसे कॉजल और लेविस बड़े भोले थे, आपको कि मैडम भोले क्यों थे वो? क्योंकि कॉजल और लेविस ने एक कॉन्सेप्ट लेके ना बस आयोनिक बॉन्ड को एक ही नज़रिए से देख रहे हैं। जैसे कोई कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लोग उसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच से देखते हैं, कुछ लोग उसको कुछ ही अलग तरीके से देखते हैं। ऐसी कॉजल और लेविस की जो अप्रोच थी ना बहुत नैरो अप्रोच थी। मतलब क्या अप्रोच थी, मैं बुराई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही
साइंटिस्ट थे और हर एजुकेटर एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं उनकी सिर्फ वो बता रही हूँ कि क्यों थी नैरो, कि उन्होंने ये कहा था कि आयोनिक बॉन्ड बनता क्यों है, आयोनिक कंपाउंड बनता क्यों है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन देता है ताकि ऑक्टेट पूरी कर ले अपनी, एटम इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले, मतलब उनका पूरा जो सोच थी वो ऑक्टेट पे थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयोनिक बॉन्ड बनता है, स्टेबल क्यों होता है वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी रिलीज होती है, जब लेटिस एनर्जी रिलीज हो जाती है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज दैट not octet rule is only responsible for the stability of ionic compound, but the concept of lattice energy, greater the amount of lattice energy released, more stable is the ionic compound. So this will be the conclusion of this topic, and we will be writing it in a separate line by keeping a star, as we know our habit to put a star indicating that this is very important thing. Okay, so what we have to write, the stability of ionic compound is determined by its lattice energy, means more lattice energy released in its formation, more lattice energy release in its formation, more stable is the compound, more stable is the compound. एंड नॉट, ये लाइन अपन जरूर लिख देंगे कि ये बताने के लिए कि मतलब खाली ऑक्टेट रूल नहीं है, एंड नॉट सिंपली बाय एक्वायरिंग ऑक्टेट, नॉट सिंपली बाय एक्वायरिंग ऑक्टेट. सो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है आज आयोनिक बॉन्ड वाला, वो आपको बढ़िया समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर होगा. ओके, और ये बात भी आपको जैसे जनरली अपन भले नहीं लिख रहा है लेकिन बता दें, क्योंकि ये अगले साल सॉलिड स्टेट के चैप्टर में भी है कि NaCl जो है एक्चुअली जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है. यहाँ पर एक आपके सामने अगर NCERT आप कभी देखेंगे तो रॉक सॉल्ट का उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हर कैटायन के आसपास मतलब 3D में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो अपन को ये बात मालूम होना चाहिए. अब हम इसके बाद आएंगे आपके पास, अब नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालना है अपनी कॉपी में, वो नेक्स्ट हेडिंग आपकी डलेगी बॉन्ड पैरामीटर्स. सो द नेक्स्ट हेडिंग यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, इट विल बी बॉन्ड पैरामीटर्स. तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं आज की क्लास की. मतलब आज की क्लास में हमने क्या देखना है, हमने आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या दोनों एक ही बात है, मतलब उसके फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स थे, जो कंडीशन थी जिससे वो अच्छा बनता है. और सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड पैरामीटर्स. किसी भी बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम बॉन्ड के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं. तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने पहला वाला बॉन्ड पैरामीटर जो हमारे कोर्स में है वो 1 है हमारा, उसका नाम है बॉन्ड लेंथ. तो व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर, इट इज़ बॉन्ड लेंथ. तो जल्दी से आप लोग लिख लेंगे, यहाँ तक 1 मिनट दे रही हूँ जल्दी से लिखने के लिए. अब आपको मालूम होना चाहिए पहली बात कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है. जैसे आपके पास 2 एटम है ना, 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई हैं. जैसे एक ये एटम है और एक एटम ये है, दोनों को बॉन्डेड मतलब ऐसे ये बॉन्ड बन गया. तो 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई जो हैं उनकी न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ. जैसे मैं ऐसे समझा सकती हूँ आपको एक डायग्राम से. जैसे मान के चलिए आपके पास ये एक एटम है, ठीक है, ये भी आपके पास एक एटम है, ये दोनों एटम पास आए और पास आके उन्होंने ऐसे जुड़ गए. तो इनमें से थोड़ा सा पार्ट इसका इधर आ गया, उसका उधर चला गया. ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है, दोनों न्यूक्लियस के सेंटर का जो लेंथ है, इसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस
between the center of the nuclei of two bonded atoms. ये सब जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं इनकी सिंपल डेफिनेशंस हैं, बट आपको अच्छी तरह इनकी डेफिनेशंस आना चाहिए. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे बॉन्ड लेंथ की. इट इज डिफाइंड, सब लोग साथ लिखते जाएंगे. इट इज डिफाइंड as the distance between, चाहे तो आप ये डायग्राम बना लीजिए अभी, as the distance between the nuclei of two bonded atoms, between the nuclei of two bonded atoms, nuclei काय की, of two bonded atoms in a molecule. ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन है कि वो एक डिस्टेंस है, और ये आप डायग्राम भी जल्दी से बना लें अपनी कॉपी के अंदर, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा डायग्राम से. ठीक है, इसी की तरह इसी में हमारा मतलब डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. जैसे कोवेलेंट रेडियस अगर होएगा तो वो रेडियस एटम का होएगा. दो एटम जैसे आपके मान के चलिए ये H2 है, अगर ये H है आपका और ये भी H है, दोनों H को आपने जोड़ा तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कौन सी रेडियस आ गई, इसे हम कह देंगे कोवेलेंट रेडियस. मतलब वो डिपेंड करता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको हम कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं. तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस भी होगा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स विच आर बॉन्डेड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसको, और इसमें हमने डेफिनेशन भी डाल दी है. इसके लिए आपने कोवेलेंट रेडियस भी लिख दिया है. अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी. जैसे मान के चलो हीलियम है ना, हीलियम का अगर कोई आपसे कहे कि रेडियस बताइए, बॉन्ड लेंथ यानी रेडियस बताइए, तो हीलियम जो नोबल गैसेज हैं या जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं उनका जो रेडियस होता है ना उसे कहते हैं वॉन डेर वाल रेडियस. तो अगर कभी सुना हो आपने तो वो भी मैं अलग से आपको लिखवा रही हूँ. यहाँ पर एक स्टार में एक लाइन लिखेंगे आप लोग, स्टार लगा के, इसी वाले टॉपिक में आएगा. वॉन डेर वाल रेडियस represents van der Waals radius represents the overall size represents the overall size of the atom which include, जो कि क्या इंक्लूड करेगा, which include जिसमें आएगा its valence shell, which include its वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी उसमें इंक्लूड होंगे. विच इंक्लूड इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन. और ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं किसके लिए है ये नोबल गैसेस के लिए है या इनर्ट गैसेस के लिए है ना. तो इनर्ट गैसेस के अंदर वॉन डेर वाल रेडियस का मतलब क्या है, वो पूरा रेडियस, मतलब आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा उसे वॉन डेर वाल रेडियस कहेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना है ना, तो बॉन्डेड नहीं है, वो तो अकेला एटम ही है. लेकिन कोवेलेंट रेडियस के लिए आपके पास दो एटम होना चाहिए, वो आपस में जुड़े होना चाहिए. तो इसलिए उसका जो मतलब लेंथ है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से अपन लेंगे, और इसकी डिटेल पूरी अपन वहाँ पर भी पढ़ेंगे. मतलब केमिकल फैमिली और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर चल रहा है अपन के रजिस्टर्ड बच्चों का, उसमें अपन का पूरा मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है उसके अंदर आपका एटॉमिक रेडियस भी है, उसमें आपका ये सब डिटेल में आपको मिलेगा वहाँ पर. ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड लेंथ जो है आपका, इसका जैसे एक डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है. 1/2 डिफाइन अ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड. एंड जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन है वो अलग से लिखवा सकती हूँ मैं. एक तो डेफिनेशन ये भी है, सही है ये, लेकिन कोवेलेंट रेडियस में देखो इतना पार्ट इस एटम का और इतना पार्ट इस एटम का कॉमन है, तो इसलिए कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ोगे. इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. ये बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन थी, ये वाली जो ऊपर थी ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. लेकिन अगर कोवेलेंट रेडियस की मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं अलग से लिख रही हूँ आपको. कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन भी मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर. कोवेलेंट रेडियस का मतलब जो जुड़ा हुआ है
कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। 1/2 क्यों कहा है? 1/2 इसलिए कहा है क्योंकि आधा दोनों में कुछ कुछ पार्ट जो है ना वो जुड़ सेम आ गए हैं। तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई bonded by a covalent bond, bonded by a covalent bond। तो आपको मैं 1 मिनट दे रही हूं, आप जल्दी से ये डेफिनेशन अच्छी तरह लिख लें कि इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। 1/2 है ना, 1/2 याद रखना क्योंकि दोनों का कुछ पार्ट सेम है। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के बीच में जो आपस में जुड़ी हुई हूँ, कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है। और ऐसे ही वॉन डेर वाल रेडियस में भी एक चीज़ अपन अलग से पढ़ेंगे, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा अच्छी तरह कि वॉन डेर वाल रेडियस में भी इन्होंने 1/2 दिया हुआ है। उसका मतलब भी मैं समझा रही हूँ। 1/2 का वॉन डेर वाल रेडियस के में भी 1/2 क्यों आए? एक तो अपन ने वॉन डेर वाल रेडियस लिखा कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल, लेकिन अगर दो नोबल गैसेस जुड़े हुए हैं, ये एक नोबल गैस है हीलियम और एक और हीलियम जुड़े हुए हैं, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आपस में जुड़ के जब ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, ओवरलैप होंगे, तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस आ जाएगा। तो वॉन डेर वाल रेडियस में भी अपन लिखाएंगे इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, डिफाइन एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, है ना, किसके बीच में? बिटवीन टू सिमिलर एटम कहना पड़ेगा यहाँ, बिटवीन टू सिमिलर atoms in separate molecule in a solid। ओके। तो ये आपका मतलब इसको ज़रा समझ लें आप। यहाँ पर अगर चाहें तो आप एक डायग्राम भी देखिएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 103 पे एक डायग्राम डिपेक्ट करा है इन लोगों ने। वो डायग्राम मतलब काफ़ी अच्छी तरह उसमें समझाया है। वो डायग्राम क्या बता रहा है कि जैसे आपके पास, जैसे मैं अपने हाथ से समझा रही हूँ उसको, जैसे ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, ये भी एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ये दोनों में ये दोनों आके ऐसे जुड़ गए तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये क्लोरीन और क्लोरीन अगर जुड़े नहीं हैं, यहाँ पास बैठे हैं बस, तो इसका जो क्लोरीन के जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के जो न्यूक्लियस है, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होकर थोड़ा सा पार्ट इधर झुकेगा, इसका भी इधर इस तरफ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। इसे वॉन डेर वाल रेडियस कहते हैं। और कोवेलेंट रेडियस के लिए दोनों एटम आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। ये डायग्राम डिपेक्ट करा हुआ हम लोगों ने, मतलब कोवेलेंट रेडियस में दोनों मॉलिक्यूल का जुड़ना, जैसे ये चीज़ समझाई मैंने आपको। ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला जो आपका है रेड वाला जो डायग्राम है ये। और वॉन डेर वाल रेडियस में मतलब ऐसा रहेगा। वॉन डेर वाल रेडियस में, सॉरी जस्ट अ मिनट, वॉन डेर वाल रेडियस में आपको कैसे बताना है? आपका जैसे ये आके ऐसे इससे चिपक गया, क्यों? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये आपस में जब अट्रैक्ट होंगे तो इनका भी 1/2 ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा। और ये वॉन डेर वाल रेडियस लेकिन कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सेम जुड़ गए बिल्कुल। मतलब इनमें तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब सिमिलर आ गया, बट इसमें सिमिलर नहीं है। तो इसलिए ये जो है क्या है, यहाँ वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको समझ लिया आपने। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आएगा बॉन्ड एंगल। तो द नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें देखना है वो हमारा आ रहा है बॉन्ड एंगल। तो 1 वॉज बॉन्ड लेंथ, अब आप समझ गए होंगे यकीनन बॉन्ड लेंथ। अब हमारा सेकेंड आ रहा है बॉन्ड एंगल। सो 2 लिखेंगे आप, बॉन्ड पैरामीटर्स का 2 लिखेंगे हम लोग।
बॉन्ड एंगल, ठीक है। सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लें, और अगर पुराना बचा हुआ है तो उसको भी जल्दी से कर लेंगे। पहले समझा देती हूँ मैं बॉन्ड एंगल, फिर आपको लिखवाएंगे डेफिनेशन। जैसे मान के चलिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली इसका शेप ऐसा होता है। अभी आगे अपन इसी चैप्टर में सारे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। ये बेंट शेप कहते हैं इसको, बेंट या वी, उल्टा वी दिख रहा है, ये शेप कहते हैं इसे। इसके अंदर ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है OH का, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ लोन पेयर 2 लगे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। जो एंगल बॉन्ड पेयर के बीच की है ये वाली, इसमें इत्तेफाक से 104.5 डिग्री होती है। इस एंगल को कहा जाता है बॉन्ड एंगल। तो आप ये डायग्राम बना लें और ये एंगल बना लें, उसके बाद मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। और ये डिग्री में अपन इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये अपन ने एग्जाम्पल भी एक दे दी है। तो अब डेफिनेशन अपन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the angle, it is defined as the angle between the orbitals containing bond pairs, containing bond pairs, bond pair मतलब ये वाले, ये जो है ये बॉन्ड है ना, ये लोन पेयर है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल में एक वाटर की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर द बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। ये आप कर लें जल्दी से, ताकि फिर हम आगे आ जाएं। इसके आगे हम आ रहे हैं, जो इसका आगे हम आएंगे वो थर्ड पैरामीटर हमारा होगा, उसका नाम होगा बॉन्ड एनर्जी, या उसका एक और नाम है बॉन्ड इंथैल्पी। इट इज गिवन बाय द नेम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। तो थर्ड बॉन्ड पैरामीटर्स वी आर टेकिंग नाउ। थर्ड बॉन्ड पैरामीटर इज, एनर्जी का एक और नाम होता है केमिस्ट्री में एंथैल्पी भी कहा जाता है, तो इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहा आपने, या आप ब्रैकेट में लिख लेंगे और करके बॉन्ड एंथैल्पी। बोथ आर द सेम, मतलब मीनिंग सेम है कि बॉन्ड एनर्जी कह दो या बॉन्ड एंथैल्पी कह दो। अब ये क्या है? ये वो एनर्जी है जो चाहिए होती है एक मोल को तोड़ने के लिए, ताकि उसको एटम्स में कन्वर्ट करना, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। जैसे आपके पास, फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ पहले, जैसे ये आपके पास H और H है ना, ये H2 मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए इसको तोड़ दें, इस बॉन्ड को तोड़ के काय में कन्वर्ट कर दें, H प्लस H। इसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब हम आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे इसकी। इट इज डिफाइंड एज द amount of energy required to break 1 mole of bonds between 2 atoms in a gaseous state, between 2 atoms in a gaseous state. Again I'll repeat, it is defined as the amount of energy, वो एनर्जी जो हमें लगेगी, जो चाहिए ताकि हम एक मोल बॉन्ड को सेपरेट कर लें इनटू एटम्स। और ये एग्जांपल डाल दें, H2 gives H प्लस H। जैसे अगर यहाँ लिख देती हूँ मैं इस तरह, जैसे आपके पास ये H2 है, इसके अंदर H प्लस H करा हमने, तो इसकी जो नाम है उसका, ये सब अपन जो नाम तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब थर्मोडायनामिक का एक चैप्टर है, उसमें आएंगे। जैसे इंथैल्पी H,
यानी एनर्जी, इसका फुल फॉर्म बताऊं क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ए स्टैंड्स फॉर एटोमाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए चिल्ड्रन? एटोमाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमाइजेशन? एटम्स में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी। मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करने वाली जो एनर्जी है उसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो H2 मॉलिक्यूल को H और H में हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ एंथैल्पी ऑफ, ये वैल्यू याद नहीं करना है तो मैं बता रही हूँ आपको, प्लस 435.8 किलो जूल पर मोल। अब मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही थी आपको? प्लस का मतलब एंडोथर्मिक है, ये एनर्जी तोड़ने वाली है। तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, प्लस मीन इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल इनटू एटम। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमें लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल, टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल इनटू एटम्स, टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल इनटू एटम्स। ठीक है, इस तरह से अगर आप O2 मॉलिक्यूल देखेंगे तो O2 मॉलिक्यूल की भी अपन एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपको H2 की आपने देखा 435.8 है। अगर आप O2 मॉलिक्यूल की देखेंगे तो आप सब जानते हैं क्लास 10 से कि O2 मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड को तोड़ना में यकीनन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे O प्लस O में बेटा, तो इसकी हम आपको बता रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो आपको मिलेगी 498। मतलब देखो, आपने देखा कि एनर्जी बढ़ गई, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े हैं तो एनर्जी भी बढ़ गई। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, मतलब यहाँ लिख सकते हैं एज डबल बॉन्ड इज देयर, मतलब वाई एनर्जी इज मोर, एज डबल बॉन्ड इज देयर, यहाँ डबल बॉन्ड है। ऐसे अगर आप देखेंगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ तीन तीन बॉन्ड को हटाना है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसी भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल पूरी दुनिया में, डाई एटोमिक यानी जिसमें दो एटम है, उसमें सबसे ज़्यादा N2 मॉलिक्यूल की होती है, जो कि वैल्यू दी हुई है प्लस 946 किलो जूल पर मोल। एंड अपन यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, इट इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा है ये, इट इज द हाईएस्ट फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, इट इज द हाईएस्ट फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। किसी भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में ये हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो N2 की है। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन क्या निकला? जितनी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की बढ़ी, यू नो द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मतलब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। जैसे मल्टीप्लिसिटी ट्रिपल बॉन्ड की 3 है, डबल बॉन्ड की 2 है, सिंगल बॉन्ड की 1 है। तो ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी। दिस इज अ वेरी गुड कंक्लूजन, वी कैन राइट एट द नेक्स्ट लाइन। सो करके, सो ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी of the bond, greater is the bond energy, greater is the bond energy, है ना। जितनी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक था ये बॉन्ड एनर्जी वाला हमारा। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि अगर मेरे पास पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ तो अपन ने अपने डाई एटोमिक देखा, लेकिन अगर मेरे पास पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होएगी वो नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी नहीं कही जाएगी, उसको कहा जाएगा मीन बॉन्ड एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, अगर मेरे पास मोर देन 2 एटम्स है, इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एनर्जी is given by average or
मीन बॉन्ड एनर्जी, है ना, इज गिवन बाय एवरेज और मीन बॉन्ड एनर्जी। या तो उसको एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या मीन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक अभी, जैसे H2O दिया है हमने, सपोज अगर मेरे पास H2O है ना, आप लोग लिखते जाएं साथ में, H2O हमें देगा H प्लस OH, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसका डेल्टा H हमारे पास आ रही है 502 किलो जूल पर मोल। ये वाली एग्जाम्पल जो है NCERT के अंदर भी यही वाली एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने बना बहुत सी एग्जाम्पल है, बट मैंने ये वाली ली इसलिए है कि अगर आप बुक भी देखो तो आपको परेशान नहीं हो। अभी जो OH है अभी पूरे एटम्स में नहीं गए ना, अभी तो H2O H और OH में गए, अब OH में भी 2 एटम है, तो इसको जब सेपरेट करोगे तो फिर ये H पॉजिटिव या खाली H कहेंगे इसे, H और O में चला जाएगा। तो इसका जो डेल्टा H आ रही है वो आ रही है, ये सब वैल्यूज याद नहीं करना है, तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं अपन, 427 किलो जूल पर मोल। अब अगर वाटर की कोई बॉन्ड एनर्जी हमसे मांगेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम कहेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी BE कर देती हूँ मैं, इक्वल टू 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगी 464.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ऐसी जैसे मीथेन की एग्जाम्पल है, मीथेन आपके पास है, आप सब जानते हो मीथेन ये है, अपन को ये भी पता है कि मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। ये अब देखने में लग रहा है सारे H एक जैसे, लेकिन ये सारे H की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो ऑल द 4 बॉन्ड्स इन मीथेन ऑल्सो हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, ऑल दी 4 बॉन्ड्स इन मीथेन हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी। चार बॉन्ड जो हैं सबकी अलग अलग एनर्जी, इसलिए इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी हमें लेना पड़ेगी, इसके अंदर भी हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी आपको लेना पड़ेगी। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह बिल्कुल। अब अपन यहाँ तक आज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्ड ऑर्डर लेंगे और बॉन्ड ऑर्डर के साथ ही हम आगे टॉपिक शुरू कर देंगे चैप्टर का। सो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा आज की क्लास में अपन ने क्या क्या कवर करा है। एक दफ़ा अपन जल्दी से एक नज़र मारेंगे ख़त्म करने से क्लास पहले। हमने आज की क्लास में सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन देखी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई लैटिस एनर्जी, फिर डिटेल में लैटिस एनर्जी के बारे में मालूम करा, फिर हमने बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ डिटेल में पढ़ा, फिर हमने बॉन्ड एंगल पढ़ी डिटेल में, और लास्ट हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड ऑर्डर बचा है और फिर आगे वाले टॉपिक। सो टिल दैट टाइम आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंटिन्यू रिवाइजिंग एंड स्टडिंग वेरी मच द चैप्टर, क्योंकि आपका 11th है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग सब उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, टू शेयर योर नॉलेज विद मैनी मैनी मोर। सो ऑल द बेस्ट।